नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक लड़की की जासूसी के आरोप लगे 8 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। अब तक न तो मोदी ने इस मुद्दे पर अपना मुंह खोला है, न ही उनके सिपहसालार और तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अमित शाह ने। बीजेपी के दर्जनों नेताओं ने दर्जनों बार बयान देकर जासूसी कांड के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। जासूसी कांड की शिकार लड़की के पिता ने पूरे मामले की जांच न करने की अपील की है। महिला आयोग ने गुजरात के डीजीपी को चिट्ठी लिखकर उस लड़की का बयान दर्ज कराने को कहा है ताकि सच से पर्दा उठ सके। इस बीच आज गुजरात के निलंबित आईएएस अफसर प्रदीप शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। प्रदीप शर्मा ने अपनी अर्जी में यह भी कहा है कि जासूसी कांड की उस शिकार उस लड़की को उन्होंने ही मोदी से मिलवाया था। प्रदीप शर्मा की अर्जी से पहली बार यह बात भी सामने आई कि मोदी जिस लड़की की जासूसी करवा रहे थे उससे उनका करीबी रिश्ता था। यह दावा है प्रदीप शर्मा का। आज हमारे साथ प्रदीप शर्मा होंगे, उनसे हम तमाम तरह के सवाल जवाब करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए क्या है टेप में, क्या बात हो रही थी अमित शाह और आईपीएस अफसर जीएल सिंघल के बीच। और इसी खुलासे के बाद, इसी टेप के सार्वजनिक होने के बाद पूरे मामले ने तूल पकड़ा है। उस टेप के कुछ खास अंश ये देखना इसलिए जरूरी है कि मोदी की टीम, मोदी के नेता, बीजेपी के नेता बार बार कह रहे हैं कि उस लड़की के पिता ने कहा था कि लड़की की सुरक्षा खतरे में है, इसलिए उनकी मदद की जाए, नजर रखी जाए, और इसलिए मोदी ने मौखिक आदेश दिए और कुछ पुलिस अफसर उन पर नजर रख रहे थे। लेकिन सच कुछ और है। आप जब ये देखेंगे उस अंश को तो पता चलेगा कि लड़की जब अपने घर में थी तब भी उस पर नजर रख रहे थे मोदी के जासूस, मोदी के पुलिस अफसर। देखिए खास अंश। બપોરે કેમ જોઈ છે ખરી ને હવારે? ના સર, ત્યાં છે એક બપોરે કદાચ અડધો કલાક માટે પેલા શોપિંગ કોમ્પ્લેક્સમાં બહાર ગયા હતા કઈ ખરીદી કરવા, પછી આવી ગયા પાછા. બપોરે કેટલા વાગે જોઈ હતી? લગભગ 2 વાગે. જી. અને આમ બીજા કોઈ ફોન એના ફેમિલી સાથે, એની ફેમિલી એની માની સાથે વાત કરેલી છે. એની માની સાથે એવી વાત કરેલી કે કોઈ એની બહેન છે એની સાથે કઈ એને ઝઘડો થયો હતો, બોલાચાલી થઈ હતી. એટલે છોકરાને મળવા જાય છે એમાં મા બાપ કોઈ ચિત્રમાં નથી? ના, એ લોકો કોઈ ચિત્રમાં નથી. અને બહુ રૂડ વાત કરે છે એની મધરની સાથે કે હું મારી રીતે બધું છોડી દઈશ, હું चिंता ना करीश, ये रीते हो गया। आपने देखा जासूसी कांड का एक छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा अंश। इस अंश में इस अंश को देखकर यह लगता है कि वो लड़की जब अपने घर में थी तब भी उस पर नजर रखी जा रही थी, तब भी मोदी के पुलिस अफसर नजर रख रहे थे। और अमित शाह जो मोदी के निर्देश पर जासूसी करवा रहे थे उन्हें पल पल की खबर दी जा रही थी। क्या है पूरा मामला? क्या मोदी चुप रहेंगे इस पूरे मामले पर? क्या मोदी और अमित शाह नहीं आकर उन्हें बताना चाहिए कि क्या है पूरा मामला, क्यों हुई जासूसी इस लड़की की, क्या था उनका मकसद? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब अभी भी देश को चाहिए, क्योंकि 7 से 8 दिन हो चुके हैं पूरे मामले का, लेकिन जवाब अभी तक मोदी की तरफ से नहीं आया है, अमित शाह की तरफ से नहीं आया है। लेकिन इस बीच प्रदीप शर्मा जो निलंबित आईएएस अफसर हैं, तमाम आरोपों में घिरे हैं, उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके कुछ सनसनीखेज बातें कही। प्रदीप शर्मा हमारे साथ हैं न्यूज 24 पर। प्रदीप शर्मा जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले आप ही से जानना चाहेंगे, पूरा देश जानना चाहता है, क्योंकि 7 दिन से लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं, मीडिया में, अखबारों में तमाम तरह की कहानियां, किस्से, तमाम बातें आ रही है। और इस बीच उस लड़की के पिता की तरफ से एक चिट्ठी भी महिला आयोग में, हालांकि उस चिट्ठी के बारे में कहा गया कोई दरवाजे पर छोड़ गया, लेकिन चिट्ठी भी कि हम जांच नहीं चाहते। हम आपसे सुनना चाहते हैं, कौन है वो लड़की, आपसे कैसे मिली, आप कैसे जानते थे? शुरुआत हम करते हैं तब जब आप पहली बार उस लड़की से मिले, और क्या है पूरा मामला, आप बताएं प्रदीप शर्मा। इस आर्किटेक्ट मेरे ऑफिस में किसी एक लोकल लीडर के साथ पहली बार मुझे मिलने आई, और मुझे बताया गया है कि ये बैंगलोर से पड़ी हुई है, वैसे ओरिजिनली भुज की है, और वहां से इन्होंने आर्किटेक्ट किया है। उस समय करीब रिहेबिलिटेशन का काम खत्म हो गया था, तो मैंने एक हिल गार्डन डेवलप करने का प्लान बनाया। तो मैंने इस आर्किटेक्ट को वैसे ही पूछा कि भाई आप अपने शहर के लिए कुछ करना चाहें तो यू कैन कंट्रीब्यूट इस प्रोग्राम में, और ये प्रोजेक्ट हम आपको दे सकते हैं। तो पहले उन्होंने ये कह दिया कि भाई मैं तो आर्किटेक्ट हूँ, मकान बगान बना दिए, गार्डन बार्डन मेरा काम नहीं है। लेकिन पता नहीं, एज अ सेकेंड थॉट उन्होंने ये एक्सेप्ट किया, और ऑन पेमेंट ऑफ 15,000 कॉन्ट्रैक्ट, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, इनको ये काम दिया गया। और मेरी कंडीशंस वेरी क्लियर थी कि 6 महीने में गार्डन खत्म करना है। और मुझे कहना होगा दैट बड़ी मुस्तैदी से उन्होंने काम लिया और बहुत ही बढ़िया गार्डन बनाया। एम्बिशियस लड़की है, कॉम्पिटेंट है, एफिशिएंट है। जब गार्डन खत्म हो गया तो इनॉग्रेशन के लिए मुख्यमंत्री नरेंद्र जी अपनी बात पूरी करें। मैंने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया था।
तो स्टेज के ऊपर जाहिर है जिसने सबसे ज्यादा काम किया हुआ प्रोजेक्ट में उनको तो सीएम को इंट्रोड्यूस कराने की उस समय आप डीएम भुज पोस्टेड थे। उस समय डीएम थे आप भुज में? मैं उस वक्त डीएम भुज था जी, मैं डीएम भुज था उस समय। तो स्टेज के ऊपर इनको पहली बार मुख्यमंत्री से इंट्रोड्यूस करा गया 27 जनवरी 2004। इस दिन को हिल गार्डन का इनॉग्रेशन था और इसी दिन को सिटी का जो सबसे कंजेस्टेड एरिया है शराफ बाजार, उसके वाइडनिंग का काम बहुत ही मुश्किल था। तो वहां जिस व्यक्ति की हमने मदद ली थी, तब मुझे पता नहीं था कि ये व्यक्ति और इन आर्किटेक्ट के फादर है, लेकिन मिस्टर प्राणलाल सोनी जो बहुत ही एफिशिएंट और लीडर माने जाते हैं, उन्होंने उनकी मदद से ये वाइडनिंग किया था। दोनों प्रोजेक्ट एक साथ इनॉग्रेट हुए थे, लेकिन काफी टाइम के बाद मुझे पता चला था कि आर्किटेक्ट ये फादर है। लेकिन एक बात बताइए, ये तो आपने बताई जब आप पहली बार उस लड़की से मिले, उस लड़की की मुलाकात नरेंद्र मोदी से आपने करवाई? उनकी मुलाकात मैंने कराई, उसके पहले ना तो इनकी फैमिली मेंबर्स ना तो इन आर्किटेक्ट का सीएम से कोई लेना देना था। तो आपने अपने एफिडेविट में कुछ बातें कही, हम उस पर बात करेंगे जो आपने आज अपनी तरफ से जो पिटीशन दिया सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन प्रदीप शर्मा जी, फिर जासूसी कांड की शुरुआत कैसे हुई? क्या इस टेप में माना जाए कि आप पर नजर रखी जा रही थी? कहा जा रहा है, एक जगह यह जिक्र है कि उसका हाल बंजारा से भी बुरा कर देंगे, उसको जेल में रखो। ये आप निशाने पर क्यों थे? अगर आपकी बात की जा रही है तो क्या आपकी बात की जा रही है, माना जाए? वो हिंदी में कहावत है, चोर के दाढ़ी में तिनका। मुख्यमंत्री को ऐसा कुछ इल्म हुआ कि मेरे पास कोई ऐसी क्लिप है जिसकी वजह से उनको कुछ पॉलिटिकल डैमेज होगा। दरअसल इस गार्डन के इनॉग्रेशन के बाद मुख्यमंत्री और इस आर्किटेक्ट के बीच में पहले ईमेल एक्सचेंज हुए, फिर मुख्यमंत्री ने इनको कह दिया भाई तुम अपना अकाउंट मेरे साथ चर्चा करने के लिए अलग बनाओ, तो इनका एक अलग अकाउंट बनाया गया। फिर मोबाइल के ऊपर आ गए, फिर सीएम ने कह दिया नरेंद्र मोदी ने कि आप अपना एक अलग नंबर रखो, मेरा नंबर जो है वो कहीं और इस्तेमाल नहीं करना। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जब ये हुआ तब एवरी टाइम, तब तक इस लड़की को मेरे में इतना कॉन्फिडेंस था कि हर बात बताती थी। वो ये भी मुझे कहती थी कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मुख्यमंत्री से मिलाया है। तो एक काइंड ऑफ मेरा पेट्रनेज था, ऐसे मानकर हर गाइडेंस मेरे पास से लेने के लिए आती थी। तो उस समय दरमियान जब ये कहती तब मैं बात मानने को तैयार नहीं था कि ये तो शायद बंडल मार रही, अपने आप को इम्पोर्टेंट दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब इसने मुझे कुछ एसएमएस दिखाए, बिल्कुल फ्रिवलस एसएमएस थे, मतलब मुख्यमंत्री के पास ऐसे एसएमएस भेजने का टाइम भी होगा ये भी कोई सोच नहीं सकता है। ऐसे फ्रिवलस एसएमएस जब उसने मुझे दिखाए तब मुझे लगा कि बात में कुछ दम है। और फिर जब रण उत्सव हुआ और वहां पर इसने मुझे, आर्किटेक्ट ने मुझे ये कहा कि नरेंद्र मोदी ने सुबह मुझे 7:30 बजे मिलने बुलाया। अब मैं डीएम था, मैंने किसी को इस तरह सीएम से मिलने की मुलाकात फिक्स नहीं की है, तो लड़की कैसे आएगी? तो आई सेड नॉट पॉसिबल। लेकिन बराबर 7:30 बजे वो वहां आई और सीएम ने उसको ये सवाल किया कि भाई तुम तो बैंगलोर जाने वाले थे। तब मुझे आइडिया आ गया कि लड़की झूठ नहीं बोल रही, क्योंकि सीएम को कैसे पता कि ये लड़की बैंगलोर जाने वाली थी? अगर एसएमएस एक्सचेंज नहीं होते, ईमेल एक्सचेंज नहीं होते, तो सीएम को तो इसके बारे में कोई पता होना नहीं चाहिए। इसलिए उसके ऊपर से मुझे अंदाजा आ गया। एक बात बताइए प्रदीप शर्मा जी, आप इतने संगीन आरोप लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी पर, आपके पास कोई सबूत है? क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ में आप ये जो आरोप लगा रहे हैं, अगर ये आरोप साबित नहीं हुए या कुछ बात जो आप कह रहे हैं प्रॉक्सिमिटी की या एसएमएस एक्सचेंज हुए, इसका सबूत क्या है? क्यों माने कि जो आप कह रहे हैं वो सही है? सबसे पहले मुझे ये बताइए, आपने अभी सर्वेलेंस की जो बात की है, इस लड़की को सर्वेलेंस में रखने का वजह क्या है? अगर आप इसको सिक्योरिटी दे रहे हैं तो आप इसके माँ बाप की भी सर्वेलेंस रखेंगे, इसके भाई भाभी की भी सर्वेलेंस रखेंगे। इसके पर सर्वेलेंस रखने का वजह यह थी कि उनको सीएम नरेंद्र मोदी को यह डाउट था कि ये लड़की मेरे पास आके उनको मिलने के बाद जो भी बातचीत होती है वो बताती है। प्लस मुझे पता नहीं था कि मेरे टेलीफोन टैप हो रहे हैं। एक एनोनिमस लेटर से मेरे पास एक क्लिप आई थी जिसके अंदर इस आर्किटेक्ट का भी जिक्र था। तो उस क्लिप के बारे में जब मैं यार दोस्तों से या दूसरे अधिकारियों से बात करता होऊंगा तो ये मेरी मानना है, तो इन्होंने सुन लिया होगा कि ये तो क्लिप की कोई बात कर रहा है ना। जैसे मैंने आपको कहा कि चोर के दाढ़ी में तिनका, तो नरेंद्र मोदी को ये लगा कि ये तो मेरी कहीं क्लिप तो नहीं बना ली है। इसीलिए जब अमित शाह के सामने केस हुआ तो सीबीआई ने उनके आगे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए 3-4 बार बुलाया।
मुझे जब अरेस्ट करने आए तो ना तो मेरे सामने कोई वारंट था, ना चार्जशीट थी, ना नोटिस थी। सुबह 5:30 बजे आ गए मेरे घर पर और मैं सिटिंग कमिश्नर था एक सिटी का, मुझे अरेस्ट किया और मेरे घर के अंदर से जितने कंप्यूटर सारे उठाकर ले गए। ये कंप्यूटर इसके लिए ले गए कि तो ये बताएं, चलिए मैं समझा, ये बताइए सर्विलांस या जासूसी अगर की जा रही थी उसकी क्या वजह थी? आपको क्या लगता है क्यों जासूसी की जा रही थी? उस लड़की की जासूसी की जा रही थी या आपकी जासूसी? सर्विलांस और जासूसी 100% आर्किटेक्ट की जा रही थी। आप क्लिपिंग सुन लीजिए, 80% क्लिपिंग के अंदर लड़की के बारे में जिक्र है, मेरे बारे में कोई जिक्र नहीं है। मुझे तो एक मुगौठा बना दिया है लोगों को बताने के लिए कि ये इसका एंगल था। अगर मेरा एंगल होता तो आप मुझे बताइए कि इन 3 महीने के अंदर एक भी मुलाकात नहीं हुई सकी। कहीं भी मेंशन किया है कि मैं और उस लड़की का कहीं मुलाकात हुई है? वो ढूंढते रहते हैं क्योंकि मैंने बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दिया था। राजकोट के टेन्योर के बाद मैं ना मिलता था ना जुलता था। भावनगर जब मैं गया तब इस लड़की ने नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि तुम प्रदीप शर्मा के पास जाओ और उनको बोलो कि तुम्हारे लिए कोई अलंग के अंदर प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करे, उसका मैं फंडिंग दूंगा, लेकिन तुम उनको जाके मिलो और उनको बोलो कि प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करे। तो ये लड़की तब भावनगर मुझे मिलने आई और उस समय दरमियान नरेंद्र मोदी फॉरेन में थे। इन्होंने उनका SMS मुझे बताया। SMS के पढ़ने के बाद मैंने उनका जो मोबाइल नंबर था वो मैंने मोबाइल नंबर मेमोराइज किया, अपने फोन पर सेव किया और एक दिन गलती से वो रंग बच गई। इससे उनको पता चल गया कि मेरे पास जो नरेंद्र मोदी वाला नंबर है वो मेरे पास उसकी इंफॉर्मेशन है। उस दिन से इन्होंने मेरी सर्विलेंस की, लेकिन इनको हाथ में कुछ नहीं आया। तो ये बताइए फिर उस लड़की से संपर्क में आप कब तक रहे? कब तक वो लड़की संपर्क में रही आपके? जैसे मैंने आपको बताया, जब मैं भावनगर में था तो एक उनकी मुलाकात हुई थी और उसके बाद करीब मेरे अरेस्ट के 4 महीने पहले, मतलब ये जो सर्वेलेंस की बात चल रही है, 22 अगस्त उसमें बताया है। 22 अगस्त को इस लड़की के माता पिता, 2 भाई भाभी और बच्चा, ये सब मुझे मिलने भावनगर आए। मेरे घर खाना वाना हुआ और ये अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर सुएज ट्रीटमेंट प्लांट के प्रोजेक्ट की चर्चा कर रहे थे कि हमको लगता है कि CM साहब की मदद से ये प्रोजेक्ट हमको मिल जाएगा छोटी छोटी नगर पालिकाओं में। तो आप एक कमिश्नर है, आपका क्या ओपिनियन है? इस सिलसिले में ये आए थे मेरे पास, 3-4 घंटा रुके। कहीं नजदीक में कोई नेचुरल पार्क है, सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहां मैं इनके साथ गया और वहां से ये अहमदाबाद रवाना हुए और मैं वापस आया। अब जब मैं सर्वेलेंस टेप देख रहा हूं तो मुझे याद आ रहा है कि जब ये मेरे घर आ रहा तो माँ बाप का भी सर्वेलेंस कर रही थी ये पुलिस। इसका मतलब ये है कि टारगेट तो मैं नहीं था, टारगेट ये लड़की और इसकी फैमिली थी। अच्छा एक बात बताइए प्रदीप जी, इतना संगीन आरोप आप मुख्यमंत्री पर लगा रहे हैं नरेंद्र